हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का सेट 3 का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 में 28 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ये डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है। कभी कभी इस पैराग्राफ में आंसर भी होता है, ठीक है, और कभी कभी नहीं होता है। तो एक बार इस पैराग्राफ को जरूर रीड कर लेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। तो इसमें इसने बोला हुआ है कि वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। तो आपको पता ही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की खासियत क्या होती है। वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ड्यू टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू शो मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, और ये लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ठीक है, इसी वजह से ये एज अ गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, अब आता है इसके बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में आप देखोगे तो उसने बोला हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड। ठीक है, इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और नीचे क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ भी है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि सिल्लिंग इफेक्ट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, और एफ वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर सिल्लिंग इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी वाले का ड्यू टू पुअर सीलिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सी वाले में। इसने पूछा डिफाइंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो पुअर सिलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियस का पूरा फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से उसका साइज कम होता जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी वाले का। ठीक है, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ठीक है फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेशियम। ठीक है ना, इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये पूछ रहा है इसमें कि हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग साइज जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन
सीरीज आर वेरी सिमिलर, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है सी वाले पार्ट में, इसके और वाले पार्ट में, ठीक है, कि एक्वस मीडियम में कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्रोमियम 2+ या Fe2+, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ, अगर ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा Cr3+, ठीक है। तो Cr3+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी Ar आर्गन, ठीक है, और 4s0 और 3d3, ठीक है। और अगर मैं Fe में से इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो ये क्या बनेगा, Fe3+, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन, 4s के तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, 3d5, ठीक है। तो Cr2+ Cr3 में जब कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो आपको पता है कि ये 3d3 जो है वो T2g वाली कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। और ये तो हाफ फिल्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों में से कंक्लूजन, ठीक है। आंसर में लिखेंगे हम कि Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, देन Fe2+। इसके रीजन में लिख लेंगे कि D4 जो है वो D3 में कन्वर्ट हो रहा है, किस में, Cr2+ से Cr3+ में, ठीक है ना। इन केस ऑफ Cr2+ से Cr3+, ठीक है ना। और Fe2 वाले केस में यहाँ लिख देंगे कि D6 जो है वो D5 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। इन केस ऑफ Fe2+ टू Fe3+। और एक्वस मीडियम में ना D3 कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपेरिजन टू D5। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इन अ मीडियम लाइक वाटर, D3 इज मोर स्टेबल ठीक है, एज कंपेरिजन टू D5। ठीक है, अब बढ़ते हैं नीचे, ठीक है। एक्वस मीडियम को छोड़कर अगर एक्वस मीडियम नहीं होता ना यहाँ पे, तो D5 ज़्यादा स्टेबल होता D3 से, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें इसने बोला हुआ है व्हाट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में ना दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन एसेंशियल वाली जो होती है वो बॉडी हमारी नहीं बनाती है, ठीक है ना, हमें उसको बाहर से डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दूज अमीनो एसिड्स those amino acids which cannot be synthesized
बाय द बॉडी, ठीक है, एंड मस्ट बी ऑब्टेन बाय डाइट। ठीक है, ये पूछ रहा व्हाट इज मीन बाय ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो आपको पता है अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, RCH, इधर हमारा NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, और ये क्या रहता है हमारा COOH, ठीक है। लेकिन हम इसको जैसे ही वाटर में प्लेस करते हैं, ये H+ यहाँ से ब्रेक होके यहाँ चला जाता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से बनाता है स्ट्रक्चर, RCH, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो NH3+, ठीक है, और वहाँ से H+ निकला है तो O-, ठीक है। यही है हमारा ज्यूटर आयन, ठीक है। अगर बोलेगा तो आप यही स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। ज्यूटर आयन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेगा। इसमें आयनिक पार्ट में कटायनिक और अनायनिक पार्ट दोनों है, ठीक है। या इसको डाईपोलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव पोल है, एक तरफ नेगेटिव पोल है, ठीक है ना। उसने पूछा व्हाट इज मीन बाय ज्यूटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आयन हैविंग बोथ अनायनिक एंड कटायनिक पार्ट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये लिख देंगे, आयन हैविंग बोथ अनायनिक एंड कटायनिक पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सी वाले पार्ट में उसने बोला है एक एग्जांपल देना है फाइब्रस प्रोटीन का और ग्लोबुलर प्रोटीन का, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन में आपको पता ही है कैरेटीन और मायोसिन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइब्रस वाले का कैरेटीन प्रोटीन, ठीक है ना, कैरेटीन और मायोसिन, मायोसिन, ठीक है, MYOSIN, ठीक है। ये फाइब्रस में आते हैं। और जो हमारा ग्लोबुलर में आता है वो है एल्ब्यूमिन, ठीक है। और इंसुलिन आपको पता ही है, ठीक है। अब ये पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड मोनोमर ऑफ प्रोटीन। दो प्रोटीन के मोनोमर को होल्ड करने के लिए उसमें पेप्टाइड लिंकेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज का नाम पूछा है तो पेप्टाइड लिंकेज। अब चलते हैं इसके सी वाले पार्ट में। इसने पूछा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर विच कैरेक्टराइज अ रिड्यूसिंग शुगर। देखो अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप रहता है ना, तो वही टॉलिन टेस्ट देता है वो, ठीक है ना, टॉलिंग और फैलिंग टेस्ट, तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे लिख लेंगे किस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू फाइंड आउट हो रहा है, फ्री एल्डिहाइडिक ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप। कोई कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड फिर बॉन्ड में चला जाता है, ठीक है ना, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता, तो इसलिए वो टेस्ट देता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसने कहा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर के साथ साथ बेस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड में सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा रहता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले मैं लिखता हूँ न्यूक्लियोसाइड के बारे में, ठीक है। इसमें क्या कह रहेगा, इट कंटेन
या इट लिंक पे ऐसा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इट कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर लिंक विद नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। इसमें शुगर और इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस रहेगा, और न्यूक्लियोटाइड में ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी रहता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड इट कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ठीक है, लिंक विद नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये तीनों मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा, ठीक है ना। ये दो ही मॉलिक्यूल, एक शुगर का एक नाइट्रोजीनियस बेस का। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसने ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट ईएमएफ, और स्टैंडर्ड का वो दे रखा है उसने, रिडक्शन पोटेंशियल, और log 10 की वैल्यू भी दी हुई है। तो पहले हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास, आपको पता है ईएमएफ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वह हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। तो मुझे ई नॉट निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल निकालने का जो फॉर्मूला है वह ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई कैथोड और ई एनोड कैसे पता लगता है, आपको पता ही है। ये जो सबसे छोटा होता है इसमें नेगेटिव वैल्यू वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो ये बनेगा हमारा एनोड और ये बनेगा हमारा कैथोड, ठीक है। तो इसमें कैथोड जो है हमारा माइनस का 0.40, ये कैडमियम है, ठीक है। फिर माइनस ये एनोड था माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.40, और ये माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.36 वोल्ट, ठीक है। हमारे पास ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। ई सेल का जो फॉर्मूला था वो था ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन, लॉग जो एनोड होता है उसके ऊपर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर एनोड हमारा जिंक वाला बना है, तो Zn2+ की कंसनट्रेशन, ठीक है। और नीचे कैडमियम आयन की कंसनट्रेशन। ई नॉट सेल हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 0.36। अब दोनों के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है, ठीक है। Zn2+ की कंसनट्रेशन हमारे पास दे रखी है 0.001, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा 10⁻³ और ये क्या है 10⁻⁻1। तो आपको पता है इससे कैंसिल आउट होके यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 0.36 0.059 अपॉन में 2, ये 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 10⁻⁻2, ठीक है। -2 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.36 प्लस 0.059 अपॉन 2, ये -2 आगे आया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, इंटू 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वैसे उसने दे रखा है, कभी कोई हो सकता है ना दे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि log 10 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना, 1 होती है। तो 2 से 2 कट गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.419 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने बोला हुआ है कि स्टेट फैराडे लॉ, वो भी सेकंड वाला लिखना है, ठीक है ना। और फिर पूछ रहा है इसका पीएच
में क्या चेंज होगा जब एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। एक्वस NaCl में आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनता है जो कि बेस है, ठीक है ना, और बेस का pH ज़्यादा होता है। क्लियर? पहले हम लॉ लिख लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाले का। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट, फराडे का सेकंड लॉ लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट is passed through the electrolytic solution, कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इस केस में जो सामान मतलब मटेरियल जो डिपॉजिट होगा, अगर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, गैस फॉर्म में होगा तो लिबरेट होगा, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है ना। तो व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिस थ्रू या पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, weight of substance deposit, weight of substance deposit at each electrode is directly proportional to equivalent weight, ठीक है। ठीक है, और आप उसने पूछा था कि हाउ विल द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, आपको बताया मैंने कि जब NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनता है जो कि बेस है और बेस का pH ज़्यादा होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर pH ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे pH of solution will increase। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके और वाले पार्ट पे। ये भी एक तरीके का न्यूमेरिकल ही है। इसने कहा है कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी और लॉग Kc कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। E0 सेल पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। E0 सेल निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा जस्ट, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। मैंने आपको बताया जो सबसे कम होगा वो एनोड बनता है, तो सबसे कम वैल्यू नेगेटिव वाली ये है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 0.80, 0.44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारी, ठीक है। ऐड होने के बाद ये आएगा 1.24 वोल्ट। तो हमारे पास E0 सेल आ चुका है और E0 सेल निकालने के बाद बाकी चीज़ें ईजिली कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का साइन है, ठीक है ना, -NF E0 सेल, F हमारा फेराडे कांस्टेंट है, N हमारा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है इसमें, तो हमने देखा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, ठीक है। तो 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500, एक्चुअल वैल्यू है इसकी 96487, ठीक है। लेकिन हम अप्रॉक्स उठा लेते हैं। E0 सेल हमने निकाला था 1.24, को सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग -239,320, ठीक है, जूल पर मोल। अगर ये पूछता है आपसे कि ये मैक्सिमम कितना वर्क करेगा तो इस नेगेटिव साइन को हटाकर जो वैल्यू है ना वो लिख देंगे कि 239,320, ठीक है ना, 2,39,320 ये वर्क कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो किलो जूल में भी लिख सकते हो आप, 1 2 3, तो 239.320 किलो जूल पर मोल, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब इसने पूछा इसमें साथ ही साथ में लॉग केसी भी पूछा होगा, ठीक है ना। तो लॉग केसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लॉग केसी का फॉर्मूला होता है एन सेम वही ई नॉट सेल अपॉन में 0.059, ठीक है। एन दे रखा है हमारे पास 2, ई नॉट सेल हमने अभी निकाला था 1.24, ठीक है, और 0.059 तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 42, ठीक है ना। तो ये लॉग के सी की वैल्यू आ गई। अगर इन केस ये के सी पूछता तो के सी आ जाता 10⁻42, 10⁻42 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लॉग के सी पूछा हुआ था, आप यहीं तक छोड़ दोगे, आगे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि लॉग जब इधर जाता है ना तो एंटी लॉग आ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। नीचे वाले क्वेश्चन में इसने बोला राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल का प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के ऊपर एडवांटेज बताना है। एक तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और पॉल्यूशन फ्री होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मोर एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2, ठीक है। तो आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये H2O से ऐसे ब्रेक होता है ये हाफ O2 प्लस H2, ठीक है। 1 मोल वाटर जो है जब हम इसका करेंगे तो हाफ ऑक्सीजन का और 1 मोल हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को लिख लेंगे। इसने पूछा है क्या, ऑक्सीजन के लिए पूछा है, तो हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में तो इसका ऑक्सीजन नंबर 0 रहेगा। यहाँ पर जब आप निकालोगे तो -2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर कितना चेंज हो रहा है, -2 से 0, यानी 2 का चेंज हो रहा है। और जितना चेंज होता है उतना ही फराडे होता है हमारा, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तब जाके ये बैलेंस होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 फराडे, ठीक है ना। 2 फराडे रिक्वायर्ड होगा 1 मोल वाटर से O2 निकालने के लिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 32 में इसने पूछा राइट द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बेसिकली अल्केन वाले ग्रुप को हटाकर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा COOH, ठीक है। इसके रेफरेंस में ही दिखाएंगे तो यहीं रहेगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा COOH। ये आपका पता है ना क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। तो इस केस में ये कीटोन के साथ साथ हाइड्रोक्सी वाला भी ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा, यहाँ पर अल्कोहल ऐड हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जब ब्रेक होगा तो अल्कोहल आ जाएगा और ये ग्रुप एच टी इसका एच डी इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का है, ठीक है ना। ये बन गया हमारा, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा ब्रोमिनेशन है, ठीक है। अब तो आपको पता है ब्रोमीन वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो करते हैं अटैच। ठीक है, इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बनता है, ठीक है ना। ऑर्थो वाला मेजर है क्योंकि उसने मेजर बोला हो तो हम एक ही दिखाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। ये कह रहा है एक टेस्ट बताइए इन दोनों कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। तो आपको पता अगर मैं इसको खोलूँगा तो उसके पास मिथाइल कीटोन है, ठीक है। स्ट्रक्चर को अगर मैं खोलता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये मिथाइल हो गया, ये कीटोन हो गया। तो मिथाइल कीटोन जिसके पास भी रहता है ना, वो आपको पता है कि जो हमारा आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट है
वो देता ही देता है, ठीक है। मैं लिख दूंगा कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में लिख देता हूँ मैं कि इसको अगर मैं, आप रिएक्शन भी लिख सकते हो और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको रिएक्शन अच्छे से याद है तो ही आप रिएक्शन लिखना, अदरवाइज इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, गलती होने से बच जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर मैं इसको NaOH और I2 के साथ रिएक्ट कराता हूँ, हीट करूँगा तो ये बनता है इसका सॉल्ट, ठीक है, और CH3, ठीक है ना। यही हमारा आइडोफॉर्म है, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये एसिटोफिनोन है, ठीक है, गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, गिव्स येलो PPT विद रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, ठीक है। और ये नहीं देगा, ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं देगा, येलो PPT फॉर्म नहीं करेगा। अब बढ़ते इसके सेकंड वाले पार्ट पे। इसका आप तो ये लिख लोगे ना, इसको उठा के यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस ये नो रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने बोला हुआ पेंटेनल एंड पेंटन 3 ओन, ठीक है। देखो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और जब भी अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो ना, तो हम वो सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉलेन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सेकंड वाले में स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। ऑन हीटिंग विद टॉलेन रिएजेंट, ऑन हीटिंग विथ टॉलेन रिएजेंट, पेंटेनल फॉर्म सिल्वर पेंटानल, क्योंकि एल्डिहाइड है ये तो इस देगा ही देगा, ठीक है ना। पेंटेनल फॉर्म्स सिल्वर मिरर, वेयर एस पेंटन, क्योंकि कीटोन है तो ये नहीं देगा, ठीक है ना। वेयर एस पेंटन 3 ओन डज नॉट, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, बी वाले पार्ट में, ठीक है। ये कह रहा है बी वाले पार्ट में कि सेमी कार्बाजाइड ओनली वन NH2 ग्रुप इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। देखो सेमी कार्बाजाइड जो होता है बेसिकली वो यूरिया का ही डेरिवेटिव है, ठीक है ना। आपको पता नहीं यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, NH2CO NH2। तो ये ग्रुप हटकर इसमें एक और आ जाता है, ठीक है ना, एक और NH आ जाएगा। ये हमारा, मार्क कर देता हूँ मैं इसको, ये हमारा सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि है तो इसके पास दो NH2 ग्रुप, एक इधर है एक इधर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप सेमी कार्बाजोन वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है, और फिर मैं इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। लिखना आपको सिर्फ स्टेटमेंट वाला ही है, बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ताकि क्वेश्चन अगर चेंज होगी भी आएगा तो आप उससे डील कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूंगा मैं बिकॉज पहले वाले पार्ट का, ठीक है, बिकॉज वन NH2 ग्रुप एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाला, ये जो NH2 ग्रुप है ना, एक कार्बोनाइल वाले के साथ में ये रेजोनेंस में चला जाता है, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ कैसे। बिकॉज वन NH2 ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस विद इट, ठीक है। अब कैसे, इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको स्टेटमेंट ही लिखना है, अगर पूछेगा कि एक्सप्लेन कीजिए तो ही आप ये सब चीज़ें लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखना आपको, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पर इसका रेजोनेंस दिखा देता हूँ, कैसे रेजोनेंस में चला जाता है ये। ठीक है, आपको पता है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है NH2CONH। ठीक है, इसके पास अपना लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास भी आपको पता ही है लोन पेयर है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करना चालू करेगा। ठीक है ना, तो जैसे ही पुलिंग करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, बॉन्ड को तो मेंटेन रखना ही है, तो ये अपना लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करा देगा। ठीक है ना, तो इस केस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। NH2 पॉजिटिव। ठीक है, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आ गया। अब ये भी चला गया। ठीक है ना, इसने इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, एक सेकेंड, ये इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये भी इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ करेगा, तो ये वापस इधर इसको शिफ्ट कर लेगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों NH2 जो ग्रुप है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहे हैं कार्बोनाइल वाले, बचा सिर्फ यही है, तो इसीलिए वो सिर्फ वही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बाकी के दो। ठीक है, तो लिखा ना, इन सेमी कार्बाजाइड ओनली वन NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में जो NH2 ग्रुप है वो रेजोनेंस में चले जा रहे हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में इसने बोला हुआ है, सेकंड पार्ट का आंसर है एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, एसिटल्डिहाइड आपको पता है कि अल्डिहाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम देता है, एसीटोन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा देता है, कीटोन है जो कि। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो रीजन होंगे, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है ना, स्टेरिक रीजन में हम यहाँ लिख देंगे, तो दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना, कि एसीटोन गिव्स स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर ही नहीं पाएगा जो साइनाइड वाला है। ठीक है ना, साइनाइड ऐसे टूटता है, HCN जो है H+ और Cn-। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव चार्ज तो आपको पता ही है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है ना, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो एक तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देगा, क्योंकि आपको पता है कीटोन कुछ इस तरीके का होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो ये बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ तक अप्रोच ही नहीं होने देंगे। ठीक है ना, जबकि अल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता है, अल्डिहाइड में एक ही तरफ ही ब्रांचिंग होगा, कीटोन में दोनों तरफ ब्रांचिंग होता है। ठीक है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में क्या होता है कि, देखो दिखाता हूँ मैं, आपको पता है कि अगल बगल जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है ना, अब ये खुद साइनाइड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव पे कैसे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जिस पॉइंट पर अटैक करेगा ना उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ठीक है ना, या इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ऑलरेडी कम कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन में कि इन एसीटोन टू अल्काइल ग्रुप इज इन्वॉल्व या रिड्यूस ग्रुप reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon of the more effectively than aldehyde। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके, क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड पार्ट। इसमें इसने बोला अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसको अरेंज करना है। आपको पता है कि अगर COOH ग्रुप के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो उसमें से H+ निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होगी, सबसे ज़्यादा होगा 2 नंबर वाला। उसके बाद इसमें तो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसलिए ये, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आएगा 3 नंबर वाला और इसके बाद आएगा 1 नंबर वाला, ठीक है। यानी अगर अरेंजमेंट मैं इसको करना चाहूँगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये, ठीक है ना, 2 नंबर वाला। तो O2N CH2COOH ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद HCOOH, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, तो वो H+ को निकलने नहीं देंगे, तो इसलिए सबसे कम एसिडिक होगा ये। तो ये अरेंजमेंट होगी हमारी। अभी कह रहा है नेम द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें रिएजेंट बताना है जो इस साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो लिखते हैं DIBALH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, ठीक है। ये नाम लिखना है आपको, साथ में वाटर भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देगा साइनाइड को एल्डिहाइड में। फिर कह रहा है ये HVZ रिएक्शन इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एल वोलार्ड जेनेस्की रिएक्शन, ठीक है ना, HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कह रहा है एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो मौजूद रहता है हाइड्रोजन, ठीक है, इस पोजीशन पे अल्फा पोजीशन है ये, ठीक है ना। इस पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन अटैच करा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं X2, कोई भी हेलोजन, ठीक है। रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट मौजूद रहता है इसमें, और वाटर। तो इस केस में क्या होता है, ये ऐसे बन जाता है RCH, और वहाँ पर एक हेलोजन आ जाएगा, जो भी हेलोजन आप डालोगे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 में इसने कहा है आईयूपैक नेम लिखना, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसका ऑक्सीजन नंबर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर निकालने से पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फिर ऑक्सीजन नंबर निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिगेंड में वाटर है, ठीक है, साइनाइड है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइमीन। तो लिख लेते हैं इसको। ABCD में एक्वा पहले आता है, ठीक है। तो एक्वा साइनिडो, ठीक है, बेस ब्रैकेट लगाएंगे, इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन डी डायमीन, ठीक है। इस साइड में लिख लेंगे, यहाँ मैं अपने नीचे लिख देता हूँ साफ साफ क्योंकि जगह नहीं है इधर, ठीक है। एक्वा साइनिडो, एक सेकेंड, बेस, इन सबको चिपका कर लिखेंगे, ठीक है ना। पहले लेटर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, ध्यान रखना, वरना नंबर कटते हैं। इथेन 1,2 डाईअमीन, ठीक है। कोबाल्ट, यहाँ पर सेंट्रल मेटल जो है वो कोबाल्ट है। अब इसका ऑक्सीजन नंबर निकालना पड़ेगा और लास्ट में आयन लिख देंगे, इस पर चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए कोबाल्ट के ऑक्सीजन नंबर को X मान लेंगे,
प्लस वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, साइनाइड का क्या होता है -1, ठीक है। उसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को बराबर रख लेंगे इसके, ठीक है। ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, यहाँ पर रोमन में ऐसे 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये कह रहा है वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। देखो बेसिकली जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी ना सेंट्रल मेटल एटम के रेस्पेक्ट में, जब तक हम उसको आइसोमरिज्म कंसिडर नहीं करते ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ऑफ सेम रिलेटिव पोजीशन of the unidentate ligands attached to the central atom, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इस वजह से अब जब सेम पोजीशन रहेगी तो हम उसको आइसोमर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कोई चेंज ही नहीं दिखाई दिया उसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है अरेंज करना है कॉम्प्लेक्स को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिगेंड की जो अरेंजमेंट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है हमारा साइनाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा ये स्प्लिटिंग में सबसे ज़्यादा ये स्प्लिट करेगा, COCN6 3-। उसके बाद हमारा अमोनिया आता है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें अरेंजमेंट सीरीज में, ठीक है। फिर क्या राइट द हाइब्रिडाइजेशन इन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। कोबाल्ट के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन को खोल लेते हैं हम, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। निकल 28 पर है, ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। अब ये 3d8 है, ठीक है। कोबाल्ट हमारा, कोबाल्ट कह रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं जो ये पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये 6 7 8। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है निकल के, एक्साइटेड स्टेट ऐसे दिखाएंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो जो लिगेंड आने वाले हैं उनके लिए वो वैकेंट ऑर्बिटल खाली करेगा ताकि लिगेंड अपने लोन पेयर को डाल पाए, ठीक है ना, उसके अंदर। तो 4s के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही 4s के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर 4s का ऑर्बिटल खाली हो गया, और इसके बाद 4p के तो ऑर्बिटल थे ही, टोटल 4 लिगेंड है तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये रहा एक 3 खाली है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा, ठीक है। और इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए डायमैग्नेटिक नेचर में होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया हमने और उसका नेचर बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ई वाले में। ये कह रहा है कि इसमें और इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। जो चिलेशन शो करता है, चिलेशन वही शो करते हैं जो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ये ऑक्सलेट है, आपको पता है बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा बहुत स्टेबल होगा क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 तरफ से अटैचमेंट हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल में हमारा ये आ जाएगा कोबाल्ट और ऑक्सलेट का ट्राई ऑक्सलेट, ठीक है।
ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर पूछ रहा है हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बेसिकली इनके पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जज किए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सिलेट जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ ये पेयरिंग कर देगा, ठीक है ना, तो इसमें पेयरिंग, सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। ऑक्सिलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग की वजह से उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं। और ये थोड़ा वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमारा यही आ जाएगा, ठीक है ना, कोबाल्ट और फ्लोरीन वाला, हेक्सा वाला, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। ऑक्सिलेट जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस केस में वो पेयरिंग कर देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, ठीक है ना। बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलता है, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज़्यादा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें इसने बोला है कि विच व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंट लिगेंड एंड बाइडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड में देखो दो एटम मौजूद होते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, पर अटैच वो एक ही तरफ से होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम्बिडेंट में, ठीक है, एन एम्बिडेंट लिगेंड इज वन which can ligate या attach, which can ligate या attach भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, to either of the two different donor atom। आपको पता है एम्बिडेंट लिगेंड में हमारा साइनाइड, CN जो था, NO2, SCN, ये सारे आते हैं, ठीक है। will in case of bidentate ligand in case of bidentate ligand it is bound to metal थ्रू टू डोनर एटम, ठीक है। ये एम्बिडेंट वाला ज़्यादा पूछता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इसके जी वाले पार्ट पे। जी वाले पार्ट में उसने बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 टर्म्स ऑफ T2G और EG। आपको पता है T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें बेसिकली। तो इसने बोला हुआ है ऑक्टा स्प्लिटिंग, दो केसेस में लिखना, ठीक है ना। पहला जब ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी जो पेयरिंग से ज़्यादा है, आपको पता है जब ऑक्टा वाली पेयरिंग से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर करना ही प्रेफर करेंगे, तो इसलिए इस केस में T2G के अंदर पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। EG के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि EG वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा का मतलब EG की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब EG की एनर्जी कम है, तो पहले क्या होगा, इसमें सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होंगे और फिर उसमें इसमें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा T2G 3 और EG 2, ठीक है। तो ये पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में 2024 का सेट 4। अगर आपने टोटल 8 पेपर भी कर लिए तो आपके 75 मार्क्स, ठीक है, 100 में से बता रहा हूँ मैं, ईज़िली आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने तैयारी नहीं की हुई, अगर आपने तैयारी की हुई है तो अगर आप 5 या 6 पेपर भी अच्छे से कर लोगे तो आपके 90+ स्कोर कन्फर्म है। थैंक यू।